नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से आनंद प्रकाश आपके YouTube चैनल फिज़िक्स टूल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं YouTube पर वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उनको उतनी ही उत्साह के साथ देख भी रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे वही अपील दोबारा करूँगा जो हमेशा अपने करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, और उन्हें ये चीज़ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कीजिए ताकि आपके साथ साथ ये फ़ायदा आपके दोस्तों को भी हो सके। जो फ़ायदा आप लॉकडाउन के दिनों में ले रहे हैं वो फ़ायदा उनको भी हो सके और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और आपने हमें जो कम समय में जो स्नेह दिया उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बात ये भी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, स्किप न कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। तो कल अपने जो लास्ट टाइम में बात पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगी यौगिक, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगी यौगिक। तो फर्स्टली एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि सबसे पहले अपने अध्ययन किया NaCl का, सोडियम क्लोराइड जिसका नाम है रासायनिक नाम, जिसे लवण भी कहा जाता है, साधारण नाम के तौर पर इसको लवण या नमक भी कहा जाता है। इसका pH मान दोस्तों 7 होता है। pH मान इसका कितना होता है? 7। इसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार पाया जाता है और खारा पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो MgCl2 और CaCl2 आदि इसमें पाई जाती है। जो खारे पानी की जो अशुद्धियाँ हैं वो भी इसके अंदर ये मौजूद रहती हैं। तो उसके द्वारा ये जो अशुद्धियाँ हैं इसको अलग कर लेते हैं और फिर अपने ये जो है प्राप्त करते हैं। फिर जब रिएक्शन अपने देखी थी उसमें HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है तो यहाँ से Cl और Na अलग होकर NaCl बना देता है और यहाँ से OH और H अलग होकर के H2O बना देता है। तो ये तो हो गया बच्चों नमक, जो NaCl सूत्र अपने बात कर रहे हैं, किसका सूत्र हो गया? रासायनिक सूत्र नमक का। और ये हो गया पानी। इसके बाद में फिर अपने NaCl के गुण पढ़े थे, NaCl के गुण पढ़े थे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे सामने। ये क्या था? ये श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। ये जल में अत्यधिक विलय होता है। यह जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। ये 4 पॉइंट इसके अंदर अपने अध्ययन किए थे। इसके बाद में NaCl के उपयोग में ये साधारण नमक के रूप में भोजन में काम में लिया जाता है, खाद्य परीक्षण में काम में लेते हैं, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, और NaOH, NaHCO3, CaOCl2 आदि में कच्चे पदार्थ के रूप में यौगिकों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा बच्चों अपने अध्ययन किया था NaOH, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सामान्य नाम इसका बच्चों कास्टिक सोडा होता है। सामान्य नाम इसका क्या होता है? कास्टिक सोडा। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको लगा लेना आप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया। ये क्या चीज़ है कि औद्योगिक स्तर पर NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको प्राप्त किया जाता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्लोरीन व NaOH के रूप में उत्पाद मिलते हैं और एनोड पर क्लोरीन गैस व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व NaOH अपने को प्राप्त होता है। ये चीज़ इसमें अपने पढ़ी थी। फिर इसमें रिएक्शंस के तौर पर बात करें तो 2NaCl + 2H2O तो बना देता है 2NaOH और Cl2 क्लोरीन गैस देता है और हाइड्रोजन भी यहाँ देता है, NaOH बना देता है। ठीक है ना। और इसके गुण यदि अपने देखें तो ये सफ़ेद चिकना ठोस पदार्थ है,
गलनांक इसका 591 केल्विन होता है और यह अधिक घुलनशील होता है। घुलनशील भी ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर आगे यदि अपने बात करें तो प्रबल क्षार होने के कारण अपने जलीय विलयन में ये पूर्णतः आयनित हो जाता है, अतः प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। अतः क्या होता है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। पांचवा पॉइंट, इसके क्रिस्टल प्रस्वेद्य होते हैं। तो ये तो हो गए इसके 5 पॉइंट जो अपने अध्ययन किया था। इसके बाद में उपयोग में यदि अपने बात करें तो यह साबुन, कागज, सिल्क उद्योग व रसायनों को बनाने में काम में लिया जाता है। दूसरा, एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं बॉक्साइट, उसके धातु क्रम में इसको प्रयोग में लिया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में काम में लिया जाता है। वसा, तेल आदि को बनाने में या निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट प्रयोग था इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी ये चीज़ काम में ली जाती है। आगे बात सुन में। तो अब अगला जो पॉइंट है वो अपने अध्ययन करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसका CaOCl2। आज का जो अपना पॉइंट है वो क्या है, CaOCl2। CaOCl2 तीसरा जो पॉइंट है बच्चों इसका वो क्या है, CaOCl2। ये है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, फिर अपने इसका साधारण नाम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, साधारण नाम। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो प्रचलित नाम है वो सामान्य नाम है या साधारण नाम है। ये साधारण नाम बहुत ही प्रचलित है। जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। प्रचलित नाम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का एक नाम और है बच्चों, विरंजक चूर्ण। एक नाम और है इसका, विरंजक चूर्ण। और ज़्यादातर इसको इसी नाम से बोला जाता है। ज़्यादातर इसको कौन से नाम से बोला जाता है, विरंजक चूर्ण के नाम से। बात आ रही समझ में। तो अब देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है। इसका प्रयोग यानी इसका निर्माण जो है वो सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका निर्माण मतलब बनाने में क्या रिएक्शंस काम में लेते हैं उसका अध्ययन अपने करेंगे। इसको बनाने में क्या क्या अभिक्रिया अपने काम में आती है वो चीज़ देखेंगे। तो इसको बनाने में सूखा बुझा हुआ चूना जो होता है, शुष्क बुझा चूना जो होता है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है।
प्रवाहित की जाती है। इसकी सहायता से इसको बनाया जाता है। अब देखो बच्चों, यानी निर्माण कैसे होता है। सूखा बुझा हुआ जो चूना होता है, शुष्क या सूखा, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण। अब देख लेते हैं अपने कि किस प्रकार से ये निर्माण होता है अभिक्रिया के तौर पर। तो मैं लिखता हूँ CaOH की होल ट्वाइस प्लस Cl2। तो इसको अपने देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये बनाता है CaOCl2 प्लस H2O प्लस क्या बनाता है, H2O प्लस H2O बनाता है। तो ये जो है ये सूत्र है बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बुझा हुआ चूना। और ये सूत्र हो गया बच्चों विरंजक चूर्ण का। ये सूत्र किसका हो गया, विरंजक चूर्ण का। ये विरंजक चूर्ण हो गया। तो ये कैसे बनाता है कि यहाँ से Ca है, O2 है, H2 है, A को यहाँ पर आ गया और A को यहाँ पर आ गया। एक ये हो गया O, एक ये हो गया, टोटल 2 हो गए। H2 है तो यहाँ दोनों के दोनों ये आ गए। यहाँ Cl2 बचा वो इसके साथ आ गया, तो ये बन गया CaOCl2 विरंजक चूर्ण। ठीक है। अब देखो इसके गुण, निर्माण हो गया। अब देखो गुण इसके, विरंजक चूर्ण के गुण, क्या क्या गुण हैं इसके। तो इसका पहला गुण है यह पीला, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। यह पीला तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, तीव्र, तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। दूसरा देखो, यह ठंडे जल में विलय होता है। यह ठंडे जल में विलय होता है या विलय है, 2 हो गई। अगला देखो, इसको वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। इसको वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, या मुक्त करता है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला चौथा, यह तनु अम्लों के साथ, तनु और सांद्र 2 होते हैं, बताया था मैंने पाठ की शुरुआत में कैसे होते हैं, वो आपको पता ही है। यह तनु अम्लों के साथ तो यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अब देखो किस प्रकार देता है वो देख लेते हैं अपने। क्लोरीन गैस कैसे देता है।
CaOCl2 प्लस H2SO4। तो ये देगा CaSO4 प्लस H2OCl2। H2O क्या देगा? Cl2, ये चीज़ देता है। तो कैसे कि ये तो हो गया H2SO4, ये तनु अम्ल है। ये तो क्या है? तनु अम्ल। ये तो क्या है? तनु अम्ल। और ये देखो कैसे देता है, ये CaOCl2 H2SO4 हो गया। तो यहाँ जो SO4 था, ये SO4 यहाँ से इस Ca के साथ आ जाता है, Ca के साथ। तो ये मिलके CaSO4 बना देता है। क्या बना देता है? देखो Ca और ये SO4 यहाँ से निकल करके इसके साथ आ जाता है। तो ये दोनों जुड़ करके CaSO4 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? CaSO4। फिर यहाँ से H2 और ये O मिल करके, H2 और ये O मिल करके H2O बना देते हैं। चलो, बचा Cl2, वो अलग हो गया। अब क्रिया आ गई समझ में? बचा Cl2, वो क्या हो जाएगा? अलग हो गया। ठीक है। अब अगला इसका पांचवा पॉइंट देखो। पांचवा पॉइंट क्या है कि विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस जो है वो जल के साथ क्रिया करके नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन देती है। क्या देती है? नवजात परमाणुवीय ऑक्सीजन। तो विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस जल के साथ क्रिया करके नवजात यानी नई प्रकार की परमाणुवीय ऑक्सीजन यानी O2 लिख देता हूं मैं। परमाणुवीय ऑक्सीजन यानी क्या लिख दिया? O2 निकलती है या देती है। ठीक है। और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में बदलने के लिए काम में आती है। यह नवजात O2 रंगीन पदार्थों को, रंगीन होते हैं कलर वाले, जिसमें कलर हो ना सारे वो, और रंगहीन होता है जो बिना कलर के, कलरलेस। रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में बदलने के लिए काम आती है। बदलने में काम आती है। बदलने में क्या आती है? ये काम आती है। इनको ये बदलने के लिए ये चीज़ क्या लेते हैं? अपने काम में लेते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे ली जाती है कि Cl2 की अभिक्रिया H2O के साथ करवाई जाती है। तो क्या बनता है? HCl प्लस O। HCl प्लस क्या बनता है? O बनता है। और
यहाँ ये चीज़ है HCl+O बनता है। अगर वैसे देखें अपने बात तो इसको संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ ये सिर्फ O लिखा है, यहाँ 2 लिख सकते हो आप, 2HCl, क्योंकि यहाँ दो अणु है ना, तो फिर यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ से जो O है वो क्या हो जाएगा, यहाँ H2 है तो यहाँ 2 लिखते हैं, H2 हो जाएंगे, Cl2 है तो 2HCl हो जाएगा। ठीक है, O1 है वो एक O आ जाएगा। तो संतुलित कर सकते हैं अपने, इसको मैंने लिखा नहीं है। तो ये हो गया परमाणुीय नवजात O2 यानी ऑक्सीजन, परमाणुीय नवजात ऑक्सीजन हो गई ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब यदि और बात करें तो O में यदि अपने, यानी अब जो मैंने लिखा था कि ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को, तो नवजात ऑक्सीजन O हो गया और रंगीन पदार्थ इसमें मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए, रंगीन पदार्थ मिलाया जाए। तो ये क्या देती है, रंगहीन पदार्थ देती है। क्या देती है, रंगहीन पदार्थ देती है। क्या देती है, रंगहीन पदार्थ देती है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके उपयोग, उपयोग में क्या क्या चीज़ है वो देखो। तो उपयोग में देखो बच्चों, पहला उपयोग इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं अपने। तो पहला प्रयोग क्या है कि वस्त्र उद्योगों में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया पहला, वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग। इसका नाम विरंजक चूर्ण ही अपने ज़्यादा काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा बोलचाल में यही नाम अपने ज़्यादा काम में लेते हैं। कागज उद्योगों में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। काम में लेते हैं। तीसरा, रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में, रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अगला देखो 4 नंबर, रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला देखो 4 नंबर, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेयजल शुद्ध करने में, पीने वाला जो पानी होता है उसको शुद्ध करने में। पेयजल शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखो 5वां, इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। यानी ये प्रयोगशाला में भी काम आता है। लेबोरेटरीज जो होती है रसायन विज्ञान की, उसमें ये ज़्यादातर काम में लिया जाता है। तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। आगे बात सुनिए, तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसको अपने काम में लेते हैं। ये हो गए इसके उपयोग। अब देखो अगला 4 नंबर नया पॉइंट क्या है, NaHCO3। अगला क्या है, NaHCO3।
नया पॉइंट, चौथा पॉइंट। तीसरा विरंजक चूर्ण था, चौथा NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिर पढ़ेंगे इसका साधारण, या एक नाम और होता है इसका सामान्य नाम। तो बताओ क्या होता है इसका नाम? होता है, वैसे तो इसका नाम नॉर्मली भाषा में तो मीठा सोडा होता है, ये बैंकिंग या मीठा सोडा जिसको कहते हैं। और वैसे इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट है ये, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये नाम मैंने पहले लिख दिया इसलिए जगह नहीं रही, इसलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगला है इसका साधारण नाम क्या होता है बच्चों? बैंकिंग या मीठा सोडा। बैंकिंग या मीठा सोडा, बैंकिंग या मीठा सोडा, ठीक है। अब देखो आगे, इसको पहले तो इसके नॉर्मल जो विशेषताएं वो देखो। खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रकार के एक जैसे खाद्य पदार्थ या अलग अलग भी जो हैं वो फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं वो फूलकर क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। तो क्या लिखोगे इसको? अब जैसे ब्रेड में होते हैं ना छेद, उस प्रकार के छेद पड़ जाते हैं। इसको खाद्य पदार्थों में डालकर गर्म करने पर CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और इससे वो जो खाद्य पदार्थ हैं वो फूलकर हल्के हो जाते हैं और छेद पड़ जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ में छेद पड़ जाते हैं, वह हल्के भी हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं, ठीक है ना, और हल्के भी हो जाते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया इसका, एक तो ये हो गया। अगला देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 व NH3 गैस प्रवाहित करने से इसका निर्माण किया जाता है। तो क्या लिखोगे? सोडियम क्लोराइड
ये कैसा है, जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया, उसमें CO2 प्लस NH3 गैस, NH3 किस रूप में, गैसीय अवस्था में NH3 गैस प्रवाहित करके इसका निर्माण किया जाता है। प्रवाहित करने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, यानी NaHCO3 बनता है, NaHCO3 बनता है। साथ में और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये जरूर बनता है, ठीक है ना, NaCO3 का निर्माण होता है। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यह समझाने के लिए लिखा है मैंने, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 और NH3 गैस प्रवाहित करेंगे, यानी बहाया जाता है, तो NaCO3 का निर्माण होता है, ठीक है ना, NaCO3 का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो कैसे होता है, इसको देख लेते हैं अपने, NaCO3 का निर्माण किस प्रकार से होता है। NaCl प्लस H2O, जलीय विलयन है ना, तो H2O हो गया पानी, CO2 पहले लिखा था ना, याद होगा आपको, जलीय विलयन की जगह H2 हो गया, CO2 प्लस NH3, CO2 प्लस क्या हो जाएगा, NH3। तो ये जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये बनता है। NaCl का जलीय विलयन यानी H2 हो गया, और CO2 डाल के NH3 गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये चीज़ अपने को प्राप्त होती है। प्लस में NH4Cl भी अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है, NH4Cl, ठीक है। ये चीज़ अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये हो गया। यहाँ से ये रिएक्शंस हो गई। अब अगला पॉइंट देखो इसका, ये चीज़ सरल है, समझ में आ गई होगी आपको। तो ये किस प्रकार से रिएक्शंस बनी है, जो मैंने आपको पहले बताया ठीक उसी प्रकार से ये बनेगी। एक अन्य विधि द्वारा भी बैंकिंग सोडे का निर्माण किया जा सकता है, और इस विधि के द्वारा या इसके अनुसार सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसके जलीय विलयन में, यानी सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 के जलीय विलयन में यानी H2O, जलीय विलयन में यानी H2O में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे भी इसका निर्माण किया जा सकता है। तो क्या बनेगा, 2NaHCO3, क्या बन जाएगा, 2NaHCO3, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरी विधि है, ये मैंने एरो मार्क लगाया, देखो ये वो पॉइंट समाप्त हो गए, या अलग अभिक्रिया है। यानी सोडियम कार्बोनेट ये क्या चीज़ है, Na2CO3 क्या चीज़ है, सोडियम कार्बोनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम है और ये हो गया कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के ये जल का सूत्र है, यानी जलीय विलयन में ये जल हो गया, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और ये बना देगा, ये समीकरण हो जाएगी। आगे बात सुन में। अब देखो इसके गुण, देखो बच्चों गुण क्या क्या है इसके। पहला देखो, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा देखो, यह जल में अल्पविलेय है, पानी में कम घुलनशील है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस यानी जो अपने गांठें आती हैं ना, डल्ले जिसको बोलते हैं, डलियां जो आती हैं, उसके रूप में ये आता है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। जैसे फिटकड़ी के रूप में, फिटकड़ी के रूप में होते हैं श्वेत क्रिस्टलीय ठोस। ये जल में
अल्प विलय होता है। अगला, ये जल में अपने क्षारीय विलयन के रूप में रहता है। यह पानी में अपने क्षारीय विलयन के रूप में रहता है, अपने क्षारीय विलयन के रूप में रहता है। जल में अपने क्षारीय विलयन के रूप में रहता है। अगला देखो 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? किसी और अधिक देरी तक यदि गर्म कर दें, अपने ज़्यादा देर तक गर्म कर दें तो CO2 गैस निकलने लगती है। यदि इसे ज़्यादा अपने क्या कर दें, गर्म कर दें, तो अधिक गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है। अधिक गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। कैसे? देखो, 2NaHCO3, सूत्र NaHCO3 होता है, इसका ध्यान रखना। तो 2 अणु लिए CO3, ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या देगा ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इस रूप में टूट जाएगा। Na2CO3 प्लस H2O, यानी ये Na2CO3 किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट का। ये किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये जल हो गया, ये CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। NaHCO3 क्या हो गया? NaHCO3 तो है ही वो, क्या हो गया बताओ? NaHCO3 का क्या नाम होगा? अभी लिखवा के आया था ना मैं। NaHCO3 का क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मीठा सोडा, या क्या हो जाएगा? मीठा सोडा। ठीक है, तो ये मीठा सोडा हो गया, तो ये समीकरण देगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में अपने ये गुण हो गए इसके, ये क्या हो गए? गुण हो गए। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। NaHCO3 के उपयोग, NaHCO3 के उपयोग देखो इसके कहाँ कहाँ पर ये काम में लिया जाता है। तो पहला उपयोग देखो कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। पहला क्या है? इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला, इसका उपयोग सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जाता है। सोडा वाटर व सोडा युक्त, आजकल आते हैं ना जैसे सोडे वाले, बाज़ारों में, बस स्टैंडों पे जो लगे रहते हैं, जो 5-5, 10-10 रुपए में गिलास देते हैं, वो है ये। ठीक है ना, सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, मंद प्रतिरोधी के रूप में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, ये जैसे एंटीबायोटिक के रूप में होती है मंद प्रतिरोधी, उसी का नाम होता है ये मंद प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है।
मंद प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। अगला देखो, इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में कीटों के डंक द्वारा स्रावित अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। एंटासिड के रूप में कीटों के डंक द्वारा स्रावित अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। एंटासिड के रूप में कीटों के डंक द्वारा स्रावित अम्ल को उदासीन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो चिंटी जो होती है, मकोड़े होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके जो डंक होते हैं जो अपने पहले पढ़ के आए हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। फार्मिक अम्ल, कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। चिंटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसको ढंग से तैयार कर लो, छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं इसमें, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनको आप ढंग से तैयार कर लो। छोटे प्रश्न इसी प्रकार से, जो बड़े पॉइंट होते हैं, जो बड़ा जो प्रश्न बनता है उसमें से ही छोटे प्रश्न बनते हैं। कोई अलग से ये चीज़ नहीं आती है, उसी में से छोटे प्रश्न क्रिएट होते हैं, तो उनमें से छोटे प्रश्न बनते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल चिंटी के डंक में पाया जाता है। चिंटियाँ जो होती है ना, जो मकोड़े या छोटी जो चिंटियाँ होती हैं, उनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन भी जो क्रिएट हो रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें तो जैसे प्रश्न बनता है, ये जो टॉपिक अपने कर रहे हैं 2 दिनों से, इनमें ये प्रश्न बनता है कि जैसे NaCO3 का उपयोग आ गया, कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए। तो इस प्रकार के ये प्रश्न बनते हैं। या NaCO3 के कोई 2 उपयोग लिखिए, सारे ने पूछ करके 2 उपयोग पूछ लिए, कोई 2 उपयोग लिखिए कहाँ किया जाता है, या 4 उपयोग लिखिए, 2 नंबर का आ गया। इस प्रकार का प्रश्न इसमें बनता है, ठीक है। या उपयोग न पूछ के गुण पूछ लिया, अपने उपयोग और गुण दोनों पढ़ रहे हैं तो गुण पूछ लिया। या ऐसे पूछ लिया कि जैसे बेकिंग सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वो लिखिए, ठीक है। या फिर जैसे ये दे दिया कि सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है वो बताइए। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। साधारण नाम का प्रश्न बन गया, या रासायनिक नाम का प्रश्न बन गया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें क्रिएट होते हैं। ये जो टॉपिक अपने करते जा रहे हैं, इसमें ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये सूत्र याद होने चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, आगे और भी आएंगे सूत्र इसमें। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, ठीक है। तो ये सूत्र इस प्रकार आएंगे, ये सूत्र भी आपको तैयार होने चाहिए। प्रत्येक का सूत्र, प्रत्येक का साधारण नाम, प्रत्येक का रासायनिक नाम, उनके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या गुण है, ये सारी चीज़ आपको अलग अलग तरीके से सारी चीज़ तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ इसमें पूछी जाती है। इसमें छोटे बड़े प्रश्न, बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। बड़ा प्रश्न बनेगा तो जैसे ये हो गया कि NaCO3 क्या है, इसका साधारण नाम, रासायनिक नाम, इसके उपयोग और गुणों का वर्णन कीजिए, ये बड़ा प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो छोटे और बड़े सारे प्रश्न अपने को आने चाहिए। इस प्रकार से इसको तैयार करना है। तो ये 4 पॉइंट हो गए इसके। अब देखो अगला, उदासीन करने में होता है 5वां पॉइंट। देखो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है।
इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। यानी अग्निशामक जो यंत्र होते हैं ना, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र कौन से होते हैं? अग्निशामक यंत्र वो होते हैं जो आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटलों में या और कोई जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसमें साइड में बोतलें जैसी लटकी रहती है, रेड कलर की छोटी बोतल होती है या बड़े भी होते हैं, तो वो होते हैं जैसे 1 लीटर की 2 लीटर की। छोटी जगह पर तो छोटा काम में लेते हैं, बड़ी स्थान पर बड़ी टैंक होती है। तो जैसे अचानक कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने में इसका अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अचानक जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए अग्निशामक, अग्नि आग होती है और शामक उनको जो बुझाने वाले होते हैं ना, जो उनको रोकने वाले, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो हो गया अग्निशामक यंत्रों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो 6 नंबर, इसका उपयोग प्रयोगशाला, नाम आते ही आपको ध्यान में आ गया होगा, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यानी प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग अपने करते हैं। तो प्रयोग, अब देखो एक चीज़ आपने देखी होगी इसमें, प्रयोगशाला अभिकर्मक वाला ऐसा मैटर है, इसमें लगभग आप देखो कि अपने जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं 2, 3, 4 जिनका अध्ययन किया है, उनमें लगभग सब के लास्ट में जो उपयोग थे उनमें आपको ये लाइन मिल रही थी। 6 नंबर जो पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट जो है वो लगभग आपको सब के लास्ट में मिल रही थी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी सब में ये मिलेगी आपको, ये याद रखने में भी आपको सहूलियत रहेगी, इससे आसानी से याद कर सकते हो। यानी और जैसे कुछ पॉइंट तो याद हो जाते हैं और नए भी याद हो, तो ये लाइन लगभग सब में आ रही है। तो एक पॉइंट तो सीधा ही डायरेक्ट याद हो गया, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जैसे छठा पॉइंट है ना, ये सब में लगभग सभी में आपको मिलेगा छठा पॉइंट, आप देख लेना चाहें तो है भी। वैसे कैसे, क्यों, इसका एक कारण भी है कैसे, क्योंकि ये जो अपने जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ये साथ साथ में केमिकल हैं, साथ साथ में क्या है, केमिकल हैं, और केमिकली तौर पर इनको काम में लिया जाता है। यानी इनका उपयोग रसायन विज्ञान में उतना ही तीव्रता से और उतना ही सुगमता से किया जाता है कि कोई भी चीज़ को जैसे बनाने में, किसी भी चीज़ को नए नए निर्माण में, नए प्रयोग को जब करके देखा जाता है तो उसके रूप में ये चीज़ें डाली जाती हैं। तो वो चीज़ें प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में काम आती हैं। तो प्रयोगशाला अभिकर्मक का अर्थ है कि ऐसी रासायनिक पदार्थ या ऐसे रासायनिक जो सूत्रों से बने हुए पदार्थ हैं वो अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में काम में लिए जाते हैं। उनको बताने के लिए ये चीज़ बताई जाती है कि इसका प्रयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो वो होता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आज जो पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शंस इनको ढंग से देखना, और जब तक ये समझ में नहीं आए तो इसको आप रिपीट करते रहना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपने। इसको आप ढंग से क्लियर करना, बार बार इसको पढ़ना, और फिर मैं वही अपील करूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, जो वंचित रह रहे हैं, उनको इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा जो उत्साह है वो इसी प्रकार से आपके लिए काम करने के लिए लगातार बना रहे। और जब तक लॉकडाउन चलता है आप घरों में इसी प्रकार सुरक्षित रहिए, और इसी में सुरक्षित रहकर आप
उसके साथ साथ ये वीडियो देखिए ताकि आपको अध्ययन में इस चीज़ का फ़ायदा हो, किसी भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं हो और घर में रहते हुए इस चीज़ का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।